हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं रियलिज्म की। कुछ बच्चे कह रहे थे कि रियलिज्म और लिबरलिज्म एक बार फिर से पढ़ा दीजिए, क्योंकि आप ऑनलाइन ले रहे हैं तो ताकि हमें वीडियो टाइम पे मिल जाए तो हम फिर से रिवाइज कर सकें। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए फिर से बैक ना जाते हुए एक्चुअली हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फाइनली रियलिज्म और लिबरलिज्म को एक कंपेरेटिव पर्सपेक्टिव में देखते हैं। ठीक है, एक साइड रियलिज्म लिखा रहे, एक साइड लिबरलिज्म लिखा रहे, तो दोनों को साथ में समझना ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम दोनों की बात करेंगे। एक थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं, कितने लोग आगे लगभग। चलो एनीवे क्लास स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, जो जो अभी नहीं ज्वाइन कर पाए हैं बाद में वीडियो को देख सकते हैं। तो रियलिज्म की अगर हम बात करें तो इनका फोकस किस पे होता है? इनके हिसाब से अंतरराष्ट्रीय संबंध मूलतः शक्ति संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष से भरे होते हैं। ठीक है, जबकि लिबरल्स क्या मानते हैं? लिबरल्स का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध समय के साथ सहयोगपूर्ण और अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण हो सकते हैं, यानी इनमें कोऑपरेशन हो सकता है और ये धीरे धीरे और पीसफुल होते जाते हैं। वहीं पर अगर हम रियलिस्ट व्यू को देखें तो वो क्या मानते हैं? यहाँ पर यानी इंटरनेशनल लेवल पर कॉन्फ्लिक्ट रहती है और एक कंपटीशन की भावना हमेशा बढ़ती रहती है। अगली बात है, रियलिस्ट जो हैं वो मानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था अराजक है, यानी क्योंकि राज्यों के ऊपर कोई और सत्ता नहीं है, इसलिए वो इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसको एनार्की के रूप में डिफाइन करते हैं। जबकि लिबरल्स क्या मानते हैं? लिबरल्स मानते हैं अराजक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को मानते हुए भी यह कहते हैं कि संस्थाओं, कानून और मानदंडों के द्वारा इसको नियंत्रित किया जा सकता है। यानी ये जो एनार्की की सिचुएशन है, जो अराजकता है, उसको संस्थाओं के द्वारा, कानून के द्वारा और विभिन्न मानदंडों के अनुसार उसे नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, ये एनार्की मानते हैं, पर इसके बावजूद अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सकता है, इस चीज को मानते हैं। तीसरा पॉइंट है, रियलिस्ट मानते हैं कि राज्य ही मुख्य है और सबसे महत्वपूर्ण कर्ता के रूप में राज्य है। राज्य के अलावा कोई और कर्ता नहीं है, कोई और एक्टर नहीं है जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करता हो। स्टेट के अलावा किसी और को के पार्टिसिपेशन को ये रोल नहीं देते, किसी और को महत्व नहीं मानते। जबकि लिबरल्स क्या करते हैं? ये वेरियस एक्टर्स के इंपॉर्टेंस को मानते हैं, यानी इनका मानना है कि राज्य के अलावा और भी एक्टर्स होते हैं जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक भूमिका का निर्वहन करते हैं। इसके लिए कहते हैं कि राज्य के अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय संगठन, गैर सरकारी संगठन यानी जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी एमएनसीज, और साथ ही साथ एक इंडिविजुअल भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, राज्य ही सिर्फ इंपॉर्टेंट एक्टर नहीं है। अब याद होगा आपको लिबरल्स क्या कहते हैं? इंडिविजुअलिज्म पर फोकस करते हैं, उसी चीज को यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है। ठीक है, अगला इनका पॉइंट है, रियलिस्ट मानते हैं कि राज्य सापेक्ष लाभ चाहते हैं, यानी रिलेटिव गेन्स चाहते हैं, है ना, यानी दूसरों से अधिक शक्ति और सुरक्षा। इसी वजह से वो हमेशा कंपटीशन में इन्वॉल्व रहते हैं। हर राज्य अपनी शक्ति को हमेशा बढ़ाने की कोशिश करता है, कम से कम अपने पड़ोसियों से तो ज्यादा बेहतर शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर अपने पड़ोसी से कमजोर रहेगा तो उसके पड़ोसी उसके ऊपर हमेशा थ्रेट बने रहेंगे। जबकि अगर उसके पास ज्यादा पावर है तो वो अपने पड़ोसियों के लिए थ्रेट बना रहेगा, न कि उसके पड़ोसी उसके लिए। और लिबरल्स मानते हैं कि राज्य पूर्ण लाभ चाहते हैं, सबकी समृद्धि, विकास, शांति को बढ़ावा देती है। इनका मानना है कि ये रिलेटिव पावर नहीं चाहते बल्कि एब्सोल्यूट पावर चाहते हैं, एब्सोल्यूट गेन चाहते हैं। जबकि रियलिस्ट क्या मानते हैं? रिलेटिव गेन, यानी पड़ोसी से ज्यादा मेरे पास शक्ति हो, है ना। जब पड़ोसी से ज्यादा मेरे पास शक्ति हो इसकी बात कर रहे हो तो आप किसी के संदर्भ में अपने पावर को बढ़ावा देना चाह रहे हो, यानी आप यहाँ पर कंपेरेटिव पावर गेन करना चाह रहे हो, रिलेटिव पावर गेन करना चाह रहे हो कि आपके पड़ोसी से ज्यादा आपके पास पावर हो। जबकि लिबरल्स क्या कहते हैं? ये एब्सोल्यूट पावर की बात करते हैं। ये कहते हैं कि पूर्ण लाभ हो, है ना, इसको किसी भी तरीके से कमी ना हो, और सबकी समृद्धि होगी तो विकास और शांति को बढ़ावा मिलेगा। अगर हर एक राष्ट्र की समृद्धि होगी तो ऑब्वियसली सब कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है, रियलिस्ट मानते हैं कि मानव स्वभावतः स्वार्थी है और भय, प्रतिद्वंदिता व आक्रामकता की प्रवृत्ति रखता है। यानी मानव बिहेवियर पर ये फोकस करते हैं और बिहेवियर इनके हिसाब से क्या है? ये स्वार्थी है और भय, प्रतिद्वंदिता व आक्रामकता की प्रवृत्ति हमेशा रखता है एक मनुष्य। जबकि लिबरल्स क्या मानते हैं? लिबरल्स मानते हैं मानव स्वभावतः तर्कसंगत है और सहयोग तथा दूसरों के अधिकारों के सम्मान में सक्षम है। ठीक है, क्योंकि लिबरलिज्म मानता है कि मनुष्य सहयोग की भावना से प्रेरित होता है और इसी सहयोग की भावना की
की वजह से वह दूसरों के अधिकारों का सम्मान करता है और उनको बढ़ावा देने में सक्षम भूमिका का निर्वहन करता है। अगला पॉइंट है, रियलिस्ट मानते हैं कि शक्ति प्रायः सैन्य और भौतिक क्षमताओं जैसे कि सेना, हथियार और क्षेत्र से मापी जा सकती है। यानी किसी राष्ट्र की शक्ति कितनी है, किसी राज्य की शक्ति कितनी है, उसको कैसे मापा जा सकता है? तो उसको ऐसे मापा जा सकता है कि उसके पास कितनी सेना है, उसकी सैन्य शक्ति कितनी है और उसके पास भौतिक संपदा कितनी है ना? कितना उसके पास मटेरियल कैपेबिलिटी है, रिसोर्सेज कितने हैं, इसके आधार पर मापा जा सकता है। और भौतिक क्षमताओं में देखें तो सेना को, हथियार और साथ ही साथ उसके पास कितने क्षेत्र पर उसका कंट्रोल है, इसके आधार पर हम किसी राज्य की शक्ति को माप सकते हैं। जबकि लिबरल्स क्या कहते हैं, शक्ति केवल सैन्य शक्ति नहीं है बल्कि आर्थिक यानी इकोनॉमिक पावर कितनी है किसी राज्य की, संस्थागत यानी इंस्टीट्यूशनल पावर कितनी है किसी स्टेट की, और मान्यताओं और सॉफ्ट पावर से भी बनती है। यानी शक्ति मान्यता सॉफ्ट पावर के साथ साथ आर्थिक और संस्थागत भी होती है। ठीक है, सॉफ्ट पावर क्या है? सॉरी, एक कल्चरल ओरिएंटेशन दिखाता है किसी स्टेट का, है ना? जैसे अगर हम देखें तो इंडिया की बहुत सारे गाने, तजाकिस्तान में अगर आप चले जाओ तो आपको गलियों गलियों में इंडिया के गाने सुनाई दे जाएंगे, है ना? राज कपूर बहुत फेमस एक्टर थे तजाकिस्तान में, उनके गाने आज भी आपको चलते हुए चलते हुए या सुनते हुए गलियों में सुनाई देंगे। तो ये इंडिया के सॉफ्ट पावर को दर्शाता है ना? ये जो कल्चरल कैपेबिलिटी होती है, जो इन्फ्लुएंस करती है लोगों को, अदर कंट्रीज के लोगों को, ये हमारी सॉफ्ट पावर को दर्शाती है। तो ये भी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रोल प्ले करती है ना? जैसे जो इंडियन गाने बहुत सुनता है ना? अब अगर जरूरत हुई इंडिया और चाइना में फेवर करने की, तो वो कहीं ना कहीं इंडिया को फेवर करेगा क्योंकि वो इंडिया से प्रभावित है, उसके गानों को सुनता है। तो इस तरह इसको माना जाता है, एक सॉफ्ट पावर की श्रेणी में रखा जाता है। अगला पॉइंट है, रियलिस्ट मानते हैं कि स्थायी शांति कठिन है, यानी स्थायी शांति प्राप्त करना मुश्किल है और ये जनरली नहीं प्राप्त किया जा सकता। अधिकतर शक्ति संतुलन के कारण युद्ध केवल टलते हैं। अब देखो, पीस कैसे स्टैब्लिश होगा? रियलिज्म के हिसाब से, इनके हिसाब से पीस स्टैब्लिश होगा बैलेंस ऑफ पावर की वजह से। तो बैलेंस ऑफ पावर की वजह से एक्चुअली जो वार होना था ना, वो टल गया, न कि पूरी तरीके से वार की संभावना खत्म हो गई। क्योंकि दो लोग हैं, दोनों के पास अगर बराबर की पावर है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होंगे, वार नहीं छेड़ेंगे। अब वार नहीं छेड़ेंगे तो क्यों नहीं छेड़ रहे हैं? क्योंकि आज दोनों की पावर बराबर है। तो ऐसे में कौन जीतेगा? ये हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल ना प्ले करे, लेकिन हार दोनों की होगी, नुकसान दोनों का होगा। तो अभी के लिए वार टल गया और ये वार तब तक के लिए टला है जब तक कि दोनों की पावर बराबर है। जैसे ही एक कमजोर होगा तुरंत वार शुरू हो जाएगा, है ना? तो शक्ति संतुलन की वजह से युद्ध केवल टलते हैं, न कि पूरी तरीके से इनकी संभावना खत्म हो जाती है। वहीं लिबरल्स क्या मानते हैं? लोकतंत्र, आर्थिक पारस्परिक निर्भरता और संस्थाओं के माध्यम से दीर्घकालीन शांति संभव है ना? जो मैंने पिछली कल की क्लास में बताया था, लोकतांत्रिक शांति और जटिल पारस्परिक निर्भरता यानी डेमोक्रेटिक पीस और कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस थियरी ऐसा बिलीव करती है कि राज्य एक दूसरे पर निर्भर होंगे या ज्यादा से ज्यादा राज्यों में डेमोक्रेसी होगी तो एक दूसरे के खिलाफ वो युद्ध में नहीं जाएंगे, वार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी वहां रोकेगी उनको। लोगों का मत वहां मायने रखता है ना, डेमोक्रेसी में लोगों का मत मायने रखता है। तो लोग अपना नुकसान नहीं चाहते क्योंकि लोगों के पास बुद्धि होती है, तर्क शक्ति होती है, जिसकी वजह से वो अल्टीमेटली वार के लिए नहीं जाएंगे, एक दूसरे के खिलाफ वार नहीं करेंगे। और दूसरा, आर्थिक जटिल आर्थिक निर्भरता जो है वह यह सुनिश्चित करती है कि हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। अगर एक दूसरे के लिए वार डिक्लेयर करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ वार डिक्लेयर करेंगे, तो हमारा आर्थिक लॉस होगा, इकोनॉमिक लॉस होगा, जिसकी वजह से फिर वो वार में नहीं जाएंगे, ऐसा लिबरल्स मानते हैं। अगला पॉइंट है, रियलिस्ट ऐसा मानते हैं कि संस्थाएं कमजोर हैं, यानी जो भी इंटरनेशनल संस्थाएं बनाई जाती हैं वो एक्चुअली कमजोर हैं। वे सिर्फ और सिर्फ शक्तिशाली राज्यों के हितों का प्रतिबिंब है और राज्य शक्ति पर हावी नहीं हो सकती, है ना? जैसा कि मैंने पिछली क्लासेस में बताया भी था आप लोगों को कि जो यूएन है उसमें कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो यूएसए की ज्यादा चलती है, क्योंकि यूएसए सबसे ज्यादा फंडिंग प्रोवाइड करता है यूनाइटेड नेशंस को। इसी चीज को हाईलाइट करते हुए रियलिस्ट ऐसा मानते हैं कि जो संस्थाएं हैं वो कमजोर हैं, उनमें सबसे ज्यादा बोलबाला किसका होता है? पावरफुल स्टेट्स का, है ना? और राज्य शक्ति पर
ये संस्थाएं कभी भी हावी नहीं हो सकती। दे कैन नॉट ओवरराइड स्टेट्स पावर, क्योंकि सॉवरेंटी खतरे में पड़ जाएगी अगर ये ओवरराइड करेंगी स्टेट पावर को। ठीक है, तो इसलिए संस्थाएं कमजोर होती हैं। जबकि लिबरल्स मानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस, डब्ल्यूटीओ, यूरोपीय संघ जैसी संस्थाएं अनिश्चितता को कम कर देती हैं और सहयोग को बढ़ावा देती हैं और विवादों को प्रबंधित करती हैं। यानी जो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या करती हैं, ये अनिश्चितता को कम करती हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे एनार्की है। इस वजह से, एनार्की की वजह से जो अनिश्चितता पनप सकती थी, उन अनिश्चितताओं को कम करने में ये सहयोगी भूमिका निभाती हैं। और साथ ही साथ दो या अधिक राज्यों के मध्य बेसिकली ये सहयोग को बढ़ावा देती हैं और विवादों को प्रबंधित करते हुए उनको कम से कम करने की कोशिश करती हैं। विवाद नहीं होंगे तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर संघर्ष की गुंजाइश एकदम कम हो जाएगी। वही बात यहाँ कही जा रही है। अगला पॉइंट है, जो रियलिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय कानून की प्रभावशीलता सीमित है। यानी जो अंतरराष्ट्रीय कानून है वो बहुत प्रभावी नहीं है, बहुत लिमिटेड प्रभाव है उनका। कुछ ही स्टेट उनकी बातों को मानते हैं जो अंतरराष्ट्रीय कानून है, और बहुत से राज्य उसे अपने हित के अनुसार ही मानते हैं। ठीक है, जो अंतरराष्ट्रीय कानून बनाए गए हैं, राज्य का अगर उन कानूनों को मानने में अपना हित सध रहा है तभी वो उन कानूनों का पालन करते हैं, अदरवाइज उन कानूनों को राज्य नहीं मानते। ठीक है, लिबरल्स क्या मानते हैं अंतरराष्ट्रीय कानून के बारे में? लिबरल्स अंतरराष्ट्रीय कानून के संदर्भ में यह विचार रखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय कानून महत्वपूर्ण है, यह अपेक्षाएं बनाता है। यानी यह बनाता है कि किसी राज्य की क्या अपेक्षा होनी चाहिए और किसी राज्य से क्या अपेक्षा है। ठीक है, उनके विश को पूरी तरीके से दरकिनार नहीं करता, लेकिन उनके लिए एक मानक स्थापित करता है कि आपकी यह अपेक्षा होनी चाहिए और आपसे यह अपेक्षित है। ठीक है, और राज्यों के व्यवहार पर सीमा लगाता है। हाँ, यह बात सत्य है कि राज्यों की सॉवरेंटी को खतरे में नहीं डाल सकता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनकी व्यवहारों पर, उनके एक्ट पर, उनके क्रियाकलापों पर कुछ ना कुछ सीमाओं को यह बनाता है। ठीक है, वार के बारे में जो रियलिस्ट हैं उनका विचार है कि सुरक्षा द्विविधा और शक्ति संघर्ष के कारण युद्ध हमेशा संभाव्य स्थिति है। यानी शक्ति संघर्ष और जो सुरक्षा दुविधा है, सिक्योरिटी डायलेमा है, उसकी वजह से युद्ध की स्थिति हमेशा बनी रहेगी। अब सिक्योरिटी डायलेमा का क्या है? सिक्योरिटी डायलेमा, देखिए इसको एक एग्जांपल के रूप में समझते हैं। सपोज करो दो प्रिजनर्स हैं, जिसको प्रिजनर्स डायलेमा के रूप में जाना जाता है। दो प्रिजनर्स हैं, उनको अलग अलग जेल में डाल दिया गया, अलग अलग कमरों में रखा गया। ठीक है, एक के कमरे में जाके कहा गया कि जो दूसरा वाला प्रिजनर है, जो दूसरा वाला कैदी है, उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और उसने सारी की सारे जुर्म तुम्हारे ऊपर डाल दिया है ना। तो ऐसे में क्या होगा, अब ये वाला क्रिमिनल जो होगा वो डर जाएगा, वो कहेगा ठीक है, अच्छा उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, उसने मेरे ऊपर डाल दिया, अरे मेरी तो गलती ही नहीं थी, उसने ऐसा किया है, तो वो सच बोल देगा। ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग कमरे में हैं, दोनों नहीं जानते कि कौन क्या बोल देगा। इस डर की वजह से दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेंगे कि मैंने ये किया था, उसने ये किया था। दोनों से अलग अलग जब इंटरव्यू लिया जाएगा, दोनों सच्चाई कबूल कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही कंडीशन में जब सपोज करिए अब एनार्की की सिचुएशन है, एक राष्ट्र नहीं जानता कि दूसरा राष्ट्र कैसा काम करेगा। ठीक है, और दोनों राष्ट्र एक दूसरे के लिए सशंकित रहेंगे हमेशा कि हो सकता है वो हमारे खिलाफ युद्ध ना छेड़ दे। ठीक है, इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में ये होगा कि हर राष्ट्र हमेशा सशंकित रहेगा एक दूसरे के लिए। ठीक है, और इसी सशंकित जो व्यवहार की वजह से युद्ध की स्थिति कभी भी पनप सकती है। तो वही बात यहाँ कही जा रही है। और दूसरी चीज है, क्योंकि एक दूसरे के खिलाफ शक्ति के लिए संघर्ष की स्थिति में दोनों इन्वॉल्व हैं, तो युद्ध की संभावना हमेशा बरकरार रहती है, कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। जबकि लिबरल्स क्या मानते हैं? लिबरल्स का मानना है कि युद्ध अक्सर संस्थागत कमजोरी, गलत धारणाओं और अलोकतांत्रिक शासन के कारण होते हैं। यानी इन्होंने युद्ध के कारण क्या बताएं? संस्थागत कमजोरी, यानी इंस्टीट्यूशंस बहुत प्रभावशाली नहीं थे, इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशन थे वो प्रभावशाली नहीं थे, जिसकी वजह से युद्ध हुआ। या फिर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के प्रति गलत धारणा रखता है, जिसकी वजह से वह उस राष्ट्र के प्रति सशंकित होते हुए युद्ध डिक्लेयर कर देता है। और साथ ही साथ अलोकतांत्रिक शासन की वजह से भी युद्ध होता है, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन होता तो युद्ध नहीं होता, जो अभी हमने डेमोक्रेटिक पीस थियरी में समझा था। ठीक है, कोऑपरेशन के संदर्भ में रियलिस्ट मानते हैं कि गहरा सहयोग दुर्लभ है और अस्थिर है।
राज्य धोखे और सापेक्ष हानि से हमेशा डरते रहते हैं, जिसकी वजह से डीप कोऑपरेशन कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, गहरा सहयोग कभी नहीं हो सकता, क्योंकि एक दूसरे से हमेशा सशंकित रहते हैं ये राज्य। ठीक है, और लिबरल्स क्या मानते हैं? लिबरल्स मानते हैं कि वास्तविक सहयोग संभव है और लाभकारी है। ठीक है, ये सिर्फ संभव ही नहीं है बल्कि एक दूसरे के लिए लाभकारी भी है। राज्य सभी के लिए लाभकारी परिणाम बना सकते हैं, यानी क्योंकि सहयोग एक दूसरे के लिए लाभकारी होता है और जरूरी होता है, इसलिए एक लाभकारी परिणाम बना सकते हैं सभी के लिए। ठीक है, रियलिस्ट जो है लाभ या सहयोग को पूरी तरीके से दरकिनार करते हैं और इसे एक छद्म लाभ के रूप में देखते हैं, जबकि लिबरल्स जो है लाभ को या सहयोग को लाभ के रूप में ही देखते हैं। ठीक है, ये बढ़ावा देने की बात भी करते हैं सहयोग को। नेशनल सिक्योरिटी के बारे में अगर हम बात करें तो नेशनल सिक्योरिटी के बारे में जो रियलिस्ट हैं वो कहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा और राज्य का अस्तित्व सर्वोपरि लक्ष्य है। किसी भी राष्ट्र का सर्वोपरि लक्ष्य क्या होना चाहिए? नेशनल सिक्योरिटी होनी चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी से कंप्रोमाइज कतई नहीं होना चाहिए। और लिबरल्स क्या मानते हैं? ये सामूहिक सुरक्षा, साझा सुरक्षा और मानव सुरक्षा की अवधारणाओं पर जोर देते हैं। सामूहिक सुरक्षा क्या है? सामूहिक सुरक्षा का मतलब है कि एक क्षेत्र में 2-3 राज्य रहते हैं, उन सब को सामूहिक सुरक्षा जैसे हस्ताक्षर या सहयोग पर बात करनी चाहिए। लेट्स से कि अगर हम साउथ एशिया की बात करें, साउथ एशिया में जितने भी देश हैं, वो सभी अगर सामूहिक सुरक्षा पर जोर देंगे, तो साउथ एशिया में किसी भी राष्ट्र पर हमला हो, तो वो हर एक राज्य का हमला माना जाएगा। ऐसी जो सिचुएशन होगी, अगर सारे राष्ट्र मतलब साउथ एशिया के सारे राष्ट्र इस बात पर सहमत होते हैं, तो ये इनकी सुरक्षा को और बढ़ावा देगा। ठीक है, जैसे यूरोपीय नेशन में है ना, जैसे नाटो में है ना, जैसे वार्सा पैक्ट में हुआ करता था। तो ये सब सामूहिक सुरक्षा पर जोर देने की बात करते हैं लिबरल्स, है ना। ये सामूहिक सुरक्षा कही जाती है जब राज्य एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए एक पर हमला सभी पर हमला मानते हैं, इस कॉन्सेप्ट को मानते हैं। और साझा सुरक्षा और मानव सुरक्षा पर भी जोर देते हैं, यानी साझी सुरक्षा होगी, किसी एक राज्य की सुरक्षा नहीं बल्कि सबकी सुरक्षा होगी और हर एक इंसान की सुरक्षा की जाएगी। क्योंकि लिबरल्स क्या होते हैं? व्यक्तिवादी होते हैं, तो व्यक्ति पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, तो इसी वजह से ये मानव सुरक्षा की बात करते हैं। तीसरा, मिलिट्री अलायंस की अगर हम बात करें तो रियलिस्ट जो होते हैं मिलिट्री अलायंस को किस रूप में देखते हैं? इनका मानना है कि सैन्य गठबंधन प्रतिरोध, हथियारों की होड़ और शक्ति संतुलन का परिणाम है ना, ये होना चाहिए। मिलिट्री अलायंसेस, आर्मामेंट, बैलेंस ऑफ पावर, ये जरूरी है। ये क्या करते हैं? ये सुनिश्चित करते हैं पीस को। ठीक है, लिबरल्स क्या मानते हैं कि पीस के लिए क्या जरूरी है? कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय कानून, संगठन, व्यापार, आर्थिक प्रतिबंध, सॉफ्ट पावर, ये पीस के लिए जरूरी है। ठीक है, पीस के लिए, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है? सैन्य गठबंधन, डिटेरेंस, हथियारों की होड़ और शक्ति संतुलन, इन सब पर ये फोकस करते हैं रियलिस्ट। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे से सशंकित होंगे तो जितना ज्यादा हथियार होगा उतना ही पीस स्टैब्लिश किया जा सकता है। ठीक है, थिंकर्स की अगर हम बात करें तो जो रियलिस्ट थिंकर थे उनमें जो सबसे फेमस नाम है वो थुसिडाइडस का है, निकोलो मैकियावेली है, थॉमस हॉब्स है, हैंस मॉर्गेनथाउ का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, केनेथ वार्ड्स हैं जो स्ट्रक्चरल रियलिज्म की बात करते हैं। हैंस मॉर्गेनथाउ ने 6 प्रिंसिपल की बात कही है, याद रखिएगा। ये प्रिंसिपल हम बात करेंगे अगली वीडियो में, जब हम फेमिनिज्म पढ़ेंगे तो वहां पर हम हैंस मॉर्गेनथाउ के प्रिंसिपल और आन टिकनर के प्रिंसिपल को कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे ताकि और क्लियर हो जाए आपका। जबकि लिबरल थिंकर्स की बात करें तो इसमें इमैनुअल कांट, वुड्रो विल्सन, रॉबर्ट क्योहेन, जोसेफ नाय और जॉन राल्स हैं। ये सारे थिंकर्स हैं जो लिबरल थिंकर्स के रूप में जाने जाते हैं। तो आई होप कि आपको रियलिज्म और लिबरलिज्म में और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोनों में कंपेयर हमने कर लिया है। ठीक है, दोनों कंपेरिजन करके हमने आपको समझा दिए हैं। आपसे अब कल फिर मुलाकात होगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। किसी को और कोई डाउट है तो क्वेश्चन कर सकता है मुझसे, मैं 2 मिनट वेट कर ले रहा हूँ। आप लोग क्वेश्चन करोगे या कमेंट में बताओगे मुझसे, तो अगली वीडियो में हम आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आप लोग अच्छे से पढ़ो, कोई और दिक्कत हो रही है तो मुझे बताओ ताकि हम उन प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश कर सकें, है ना। और अटेंडेंस के लिए आप लोग बहुत ज्यादा परेशान मत रहा करो, अटेंडेंस तो मैं वैसे जनरली लगा ही दूंगा आप लोगों की, है ना। बाकी ठीक है, देख रहा हूँ मैं कौन कौन है। ठीक है, आई थिंक अब बहुत ज्यादा समय आप लोगों को बर्बाद ना करूं, आज के लिए फिर इतना ही। ठीक है, आपसे फिर नेक्स्ट क्लास कल होगी हमारी इसी टाइम पर। ठीक है, थैंक यू।